थोड़ा वर्कशॉप का जो है हमारा जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमारे वर्कशॉप के अंदर बच्चे साथ साथ आप लोग जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो यहाँ पर आप लोग नोट कर रहे होगे अपने पास, ठीक है। वर्कशॉप का मतलब ये नहीं होता कि एक ही दिन में आपको उसके चैंपियन बना दें। वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि आपको उस चीज़ की अवेयरनेस आ जाए और फर्दर आप उस चीज़ पे मजीद काम कर सको, आप इस काबिल हो जाओ एटलीस्ट कि आप उस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सको, ठीक है। तो जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ाऊंगा बोर्ड पे लिखूंगा वो आप लोग अपनी कॉपीज में नोट करेंगे सारे, ठीक है, ताकि कल को कहीं इंटरव्यूज वगैरह में जाते हो तो एटलीस्ट आपको उन सवालात के आंसर आ जाएं, ठीक है। कोऑर्डिनेटर मैंने टॉपिक इस वजह से रखा है क्योंकि पीएचपी के बाद जिसकी सीवी में अगर कोऑर्डिनेटर या लारावेल में से किसी का भी नाम नहीं है तो उसकी सीवी को कोई आज के दौर में पूछता नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर जगह कोऑर्डिनेटर और जो है पीएचपी का लारावेल और इस तरह के डिफरेंट फ्रेमवर्क से इनका इस्तेमाल करा जा रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो 4th में नहीं आए अभी तक? आप लोग 4th के हैं? बाकी 4th में अभी तक जो नहीं आए हाथ खड़ा करें, ऊपर हाथ खड़ा करें। अच्छा, ऐसे कितने जो 2nd में आ चुके हैं? और आप लोग कहाँ? फर्स्ट में हो? अच्छा, कौन पढ़ा रहा है फर्स्ट? अच्छा, तो कौन ये नहीं क्या है, कौन है वो? हमारे रिश्तेदार है? तो नाम तो सर बोलो ना। हाँ, नाम ऐसे ले रहे हो जैसे कि बोलूंगा सुनोगे फिर मेरे मुंह से कुछ। अच्छा, बहरहाल हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेटर। किसी को पहले पता है कोऑर्डिनेटर के बारे में कुछ? बेटा तुमने क्यों नहीं लिया पेपर पेन? वो तो कॉपी पेस्ट भी हम कर लेते हैं। हाँ, इस वजह से हम यूज करें ताकि इससे ना बनने वाला कोड मिल जाए और उसको हम कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल करें। हाँ, देखो जब बात आती है फ्रेमवर्क की तो उसके अंदर जो हमारे पास बनी बनाई चीजें होती है हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनको अटैच करके इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर हम इस्तेमाल इस वजह से कर रहे हैं। पहली बात तो इसका जो मेन चीज है वो कोऑर्डिनेटर क्या है हमारे पास? ओपन सोर्स पीएचपी का फ्रेमवर्क है। सेकंड थिंग, अगर हम नॉर्मल पीएचपी में काम करते हैं, ठीक है, और दूसरी जगह हम कोऑर्डिनेटर पे काम करते हैं तो हमारे पास इसकी डेवलपमेंट, रैपिड डेवलपमेंट हो जाती है अप टू 50%। मकसद अगर आपकी एक वेबसाइट 1 महीने में बन रही है और आप वही वेबसाइट कोऑर्डिनेटर के थ्रू बनाते हो तो वो आपका काम 15 दिन में होगा, 15 दिन तक आ जाएगा, यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर वो काम हो जाएगा जो आप नॉर्मल पीएचपी के ऊपर 1 महीने में कर रहे होते हो। इससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर हमारे पास कितना हमारा टाइम बच सकता है। हम अगर इसको अच्छी तरीके से सीख लें, इसको अच्छी तरीके से हम समझ लें तो। उसके बाद दूसरा सवाल, वाई कोऑर्डिनेटर? कोऑर्डिनेटर क्यों? लारावेल भी है और इतने आप इंटरनेट पे जाओ, इतना सर्च करो तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी पीएचपी के फ्रेमवर्क की लिस्ट आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेटर ही क्यों? अब बताता हूँ इसकी वजूहत क्या क्या है। सबसे पहली चीज, कोऑर्डिनेटर हमारे पास बहुत ही लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब है इसका साइज कोई इतना हैवी नहीं है, लाइट वेट है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसकी परफॉर्मेंस फास्ट है। क्योंकि ये लाइट वेट है तो परफॉर्मेंस भी इसकी फास्ट है। गेट बंद कर दो बेटा। उसके बाद हर
फ्रेमवर्क्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास, जितने फ्रेमवर्क्स है ना उनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, कुछ पाथ वाथ सही करने होते हैं, इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बड़ी लिटिल सी है। हम जब अभी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आगे जाकर तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी चीजें कि इसके अंदर हम किस तरीके से चीजों की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद इसके जो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बड़ी आसान सी है। तो इसके अंदर कोई सा भी सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। जैम्प, वैम्प आप लोग जो यूज करते हो पीएचपी के अंदर, पीएचपी तो पढ़ी हुई ना आप लोगों ने। अच्छा जनाब, उसके बाद आराम से आप इसको इजी टू अंडरस्टैंड है दूसरों के मुकाबले में, क्योंकि हमारे पास हम उसी चीज की तरफ जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास कम से कम वक्त में और आसान से आसान तरीके से हमारा बड़े से बड़े काम हो जाए। तीसरी चीज ये कि हमें इसको इंस्टॉल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इसको इंस्टॉल ना करें तो तब भी इस पे काम हो सकता है, लेकिन बाकियों में हमें इंस्टॉलेशन करनी जरूरी होती है। नो इंस्टॉलेशन नेसेसरी। अच्छा जी, अब एक और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर बिल्ट इन सिक्योरिटी होती है हमारे पास। बिल्ट इन सिक्योरिटी, आम पीएचपी के ऊपर आराम से कोई बंदा हैकिंग कर लेता है, हैक कर लेता है, लेकिन अगर आप इस पे काम करते हो तो इसके अंदर कुछ बिल्ट इन टूल्स हैं, आपका पेज तक पहुंचने तक वो उन सिक्योरिटीज अप्लाई करता है कि हर बंदा डायरेक्टली आपके पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, उससे बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन से गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाता है आपके पेज तक और उसको एक्सेस करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है इसका सिक्योरिटी का, अगर आप कोऑर्डिनेटर का इस्तेमाल कर रहे हो। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें एसक्यूएल तो किसी ने पढ़ाई नहीं। ठीक है ना, पढ़ाई भी तो सही नहीं पढ़ी, इस तरह के बच्चे बोल रहे होते चीजें। तो यहाँ पर डेटाबेस की बहुत सारी एब्स्ट्रैक्शंस है। इसका मतलब ये है आपको कोई क्यूरी श्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फंक्शंस है, यहाँ पर हर चीज के, आपने उन फंक्शंस को सीख लेना है और उन फंक्शन का इस्तेमाल करना है। कि लारावेल के ऊपर वो क्यूरी नहीं चलेगी जो आपने पीएचपी में आपको पढ़ाई थी, सेलेक्ट, स्टैटिक फ्रॉम और ये इंसर्ट अपडेट वगैरह, ये सब क्यूरीज नहीं चलेंगी यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर हम उनकी जगह फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। मैं आगे अगर डेटाबेस तक पहुँच गए तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन इसके अंदर होगी। ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ना, हम इन तमाम चीजों को जब अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो साथ साथ देखते भी जाएंगे। अच्छा जनाब, अब अच्छा जी, अच्छा अब ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर जो ऑर्गेनाइज हुआ है ना, ये असल में अभी नहीं आया, ये 2006 से आया है, अब जाकर इसको स्कोप हुआ है मार्केट के अंदर। और पीएचपी का डेवलपर कौन है, किसी को नाम पता है? हाँ, ऐसा कुछ नाम है, रेस्मोस। हाँ, तो इस बंदे ने रिकमेंडेशन दी है कि अगर आप कोऑर्डिनेटर पे काम कर रहे हैं तो जबरदस्त काम है। ये रिकमेंड कर रहा है कि अगर आपको पीएचपी के ऊपर काम करना है किसी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए, तो आप कोऑर्डिनेटर का इस्तेमाल करें। हाँ, उसके बाद इसके अंदर हमारे पास अगर आपने कोऑर्डिनेटर पे काम करना है तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पता होना चाहिए। ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर वालों ना, ये आप सेकंड में जब आओगे, फोर्थ में जब आओगे, सेकंड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखोगे, फिर फोर्थ में आप पीएचपी सीखोगे। ठीक है, तो हम ये जो चीज़ कर रहे हैं ये फोर्थ सेमेस्टर के बाद की चीज़ है, लेकिन आप वर्षों में बैठे हुए तो आपको एटलीस्ट जितना मैं सिखा रहा हूँ उतना आप लोगों को आ जाना चाहिए, ताकि कल को कोई बात कर सको कि भाई हम क्यों कोऑर्डिनेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बहरहाल देखो बेटा, हम कोऑर्डिनेटर का इस्तेमाल इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना। देखो बेटा, मैंने एक कोडिंग कर दी और मैं उसको 10 जगहों पे यूज कर रहा हूँ, तो 10 जगहों पे वो चीज कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह मुझे बाद में चेंजिंग करनी पड़ गई तो उन तमाम 10 जगहों में मुझे चेंजिंग करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए
हम इसके फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेमवर्क के अंदर क्लासेस होंगी, क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनेंगे और ऑब्जेक्ट को जब चाहो जहां यूज कर लो। कोई चेंजेस करनी है तो उसकी क्लास में आकर चेंज करो, जहां इस्तेमाल करोगे वहां उसको जहां अगर एक जगह चेंज कर दिया तो तमाम जगह जहां जहां इस्तेमाल हो रहे हैं वहां ऑटोमेटिकली वो चीजें चेंज हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? तो एक तो फायदा ये है कि राइट वन यूज एनीवेयर, ठीक है ना, राइट वंस यूज एनीवेयर हम इसको कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जारी, और ये हमारे पास इसको हम मेंटेन आराम से कर सकते हैं। मेंटेन किस तरीके से? मैंने वेबसाइट बनाई, ठीक है, बना ली, एक इसने बनाई, एक इसने बनाई, एक आपने बनाई है। हर बच्चा अपने तरीके से कोडिंग कर रहा होगा, हर फोल्डर का अपने तरीके से नाम रख रहा होगा, लेकिन कोऑर्डिनेटर पे ऐसा नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेटर पे हम यूज करेंगे एक डिजाइन पैटर्न। अगर जावा पढ़ी है तो उसके अंदर डिजाइन पैटर्न्स का भी एक चैप्टर था, ठीक है, और अगर नहीं पढ़ी तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, डिजाइन पैटर्न्स हमारे पास हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं। और डिजाइन पैटर्न्स के अंदर हमारे पास सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न और इस तरह डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स होते हैं। हम जो डिजाइन पैटर्न कोऑर्डिनेटर के अंदर, जो हमारे कोऑर्डिनेटर के अंदर डिजाइन पैटर्न दिया गया है वो दिया गया है एमवीसी डिजाइन पैटर्न। एमवीसी मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। ये जो डिजाइन पैटर्न यूज कर रहा है ना वो एमवीसी यूज कर रहा है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। बिल्कुल इसको ऐसे सीखेंगे जबरदस्त तरीके से कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे इंशाल्लाह। लेकिन इसके ऊपर जो है फिर भी इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब अगर आप एएसपी पे जब जाओगे ना, उसका जो एमवीसी वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है। उसके ऊपर तो अगर एक डॉट का भी ऊपर नीचे हो गया ना तो वो चलेगा ही नहीं पेज। जो एएसपी के ऊपर है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं एमवीएसपी के ऊपर, वो तो बहुत ज्यादा, यानी कि अभी तुम यहाँ फर्क तुम्हें नजर आएगा यहाँ पर। बहरहाल तो डिजाइन पैटर्न हम कौन सा यूज करेंगे इसके अंदर? एमवीसी यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस पे काम करना है तो इस पे काम करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए? Why should we know before start coordinator? सबसे पहली चीज तो HTML आनी चाहिए। आती है सबको? yes, sir. CSS आनी चाहिए, आती है? yes, sir. अच्छा जी। तीसरी चीज हमारे पास जो मैं ये समझता हूँ, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चौथी चीज आपको PHP आनी चाहिए। पांचवी चीज आपको MySQL आनी चाहिए। आप लोग SQL पढ़ लिया आप लोगों ने? अभी डिजाइन, वेबसाइट डिजाइनिंग में हो? अभी किस पे हो? पावर पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, मुश्किल नहीं। ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ोगे इंशाल्लाह, तो आगे जाकर आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। अभी नहीं पता, आज से 1 साल बाद आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होगा, ठीक है। HTML CSS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अगर थोड़ा बहुत भी पता है तो मैं उसको चला सकता हूँ बच्चे को, ठीक है। एक तो बिल्कुल ही इससे कोई क्लास नहीं लिए होते, एक अलग चीज़, लेकिन थोड़ा बहुत ही पता है तो वो सीख जाएगा। PHP का अगर किसी बच्चे को इको से प्रिंट करवाना आता है, ठीक है, तो उसको भी मैं चला दूंगा यहाँ पर। और MySQL की क्यूरीज वगैरह का तो खैर इस्तेमाल हम उसको फंक्शन के थ्रू कर लेंगे, क्योंकि मेरी आदत तुम लोगों को पता है, मैं रिजेंबल्स करके चला रहा होता हूँ चीज़ों से, ठीक है ना। जब जावा भी हमने पढ़ी थी तो मैंने उसको C लैंग्वेज से रिजेंबल करके पढ़ाया था, आप लोगों को अगर याद होगा जिसने मुझसे पढ़ी हो। बहरहाल, अच्छा, अब इसके लिए हमें जो है लोकल सर्वर चाहिए, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लोकल सर्वर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लोकल सर्वर कौन कौन से हमारे पास मार्केट में? ज़ैम्प है, वैम्प है, लैम्प है, वैम्प है। हमजा के अलावा और किसी ने इनके नाम सुने? किसका लैम्प मैम्प का नाम सुना है? अच्छा जनाब, हम मोस्टली यूज करते हैं ज़ैम्प, ठीक है ना।
जैम्प के अंदर एक्स का मतलब होता है ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे एक्स का मतलब है। उसके बाद ए फॉर अपाची। हम पहले अपाची को मैनुअली इंस्टॉल करते थे, लेकिन अब जब से जैम्प आया तो हमें मैनुअली इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास पीछे वाले दरवाजे घुसो, पीछे वाले दरवाजे। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? हाँ, तो टाइम क्या हो रही है? अलादीन होए इतना दूर, उफ। बना रहे, बन जाओ यार आप लोग। बहरहाल ए मतलब अपाची, एम फॉर माई एसक्यूएल, ठीक है। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम अपाची, एम फॉर माई एसक्यूएल, पी फॉर पर्ल और पी फॉर पीएचपी। क्लियर है? पीएचपी की जगह हम पर्ल का भी इस्तेमाल करते हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन क्योंकि हम कोर्स आउटलाइन हमारी पीएचपी है, पहले पर्ल पढ़ाते थे, अब पीएचपी का स्कोप है मार्केट में, ठीक है। वैम्प हमारे पास है विंडोज के लिए, ठीक है। विंडोज अपाची, एम फॉर माइस्क्यूएल, पी फॉर पीएचपी। लैम्प मतलब लिनक्स, आगे अपाची, माइस्क्यूएल और पर्ल का है इसमें, पीएचपी है खाली। और मैम्प स्टैंड फॉर मैक, अपाची, माइस्क्यूएल और पीएचपी। तो यहां तक बात सबकी क्लियर हो रही है? ठीक है बेटा, तो ये इसकी कुछ बेसिक नॉलेज थी जो आपको पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से बिफोर स्टार्टिंग। अब हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि अगर हमें कोऑर्डिनेटर पे काम करना है तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे पास कोऑर्डिनेटर हमें डाउनलोड करनी है, या फिर ऑनलाइन भी आप उसको यूज कर सकते हो। कोऑर्डिनेटर को मैं डाउनलोड करूंगा फिलहाल। कोऑर्डिनेटर की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। आपने यहां से जाना है डाउनलोड में, और डाउनलोड पे जाकर आपने यहां से डाउनलोड कोऑर्डिनेटर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डाउनलोड कोऑर्डिनेटर पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग नीचे स्टार्ट हो चुकी है। जब ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए जो कि है जैम्प, ठीक है। आपने जैम्प डाउनलोड करना है। जैम्प डाउनलोड करने का तरीकेकार ये, आप विंडोज़ के लिए यूज़ कर रहे हो या मैक के लिए या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो वो वहाँ से देखकर अगर विंडोज़ के लिए कर रहे हैं तो ये वाला ही करेंगे, लिनक्स बेस करेंगे तो फिर आप ये वाला यूज़ करेंगे। लेकिन हम विंडोज़ के लिए करेंगे तो हम यहाँ से इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके से इंस्टॉलेशन कर देंगे। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास सिस्टम के अंदर ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा जब आप जैम्प इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये स्टॉप होगा और यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ होगा, ठीक है। आपने अपाची को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने से काम करने से पहले, ठीक है। अगर जैम्प स्टार्ट हो गया तो इसकी निशानी क्या है, हमने लोकल होस्ट लिखकर देख लेना है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट आपको लिखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरे पास वर्चुअल मशीन हुई है, VMware हुआ हुआ है, इस वजह से मैंने पोर्ट चेंज करा हुआ है, 8080 करा हुआ है। अगर आपके पास कोई ऐसी स्काइप हुई भी है या फिर इस तरह कोई सॉफ्टवेयर हुआ हुआ है ना जो कि आपके बिल्ट इन पोर्ट को कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए फिर आप पोर्ट चेंज करते हो, ठीक है। मैंने 8080 करा हुआ है। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपका जैम्प चल गया है सक्सेसफुली। अपाची सर्वर ने काम शुरू कर दिया और आपका कंप्यूटर एज अ लोकल सर्वर पे काम कर रहा है। सही है जनाब। अब हमारे पास दूसरी चीज, हमने कोऑर्डिनेटर डाउनलोड कर लिया है। जब जैम्प हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा तो जैम्प के अंदर एक फोल्डर होगा जहां पर हमें जाकर रखना होगा। पहले तो मैं कोऑर्डिनेटर को, ये हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड हुआ है, मैं Ctrl+X प्रेस करूंगा और सी में मैंने जैम्प इंस्टॉल करा हुआ है। ये जैम्प का फोल्डर आ रहा है। मैंने ये वाला भी जो मेरे पास चल रहा है वो ये वाला जैम्प चल रहा है, ठीक है।
XAMPP के अंदर हमारे पास एक फोल्डर होता है HCDocs का। हमने इस फोल्डर के अंदर जब काम करना होता है, जब भी हम PHP पे काम कर रहे होते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पर जाकर इस फोल्डर को पेस्ट कर दूंगा। ये मेरे पास फोल्डर आ चुका है, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां से इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर दूंगा। अगर हम वैम्प यूज कर रहे हो, मैं इसको इस जगह 1 मिनट मैं CIT के नाम से फोल्डर बना लेता हूं जिसके अंदर ये एक्सट्रैक्ट होगा। अच्छा, अगर हम वैम्प यूज कर रहे हो, जैम्प नहीं वैम्प यूज कर रहे हो, तो फिर कौन सा फोल्डर होता है हमारे पास? HCDocs की जगह पे www का फोल्डर होता है हमारे पास, ठीक है। लैंप और वैम्प यूज करना हुआ नहीं क्योंकि ना मैं लिनक्स यूज करता हूं और ना मैं मैक यूज करता हूं, ठीक है। तो अगर यूज करना हो तो उनके लिए आपको मैंने बता दिया इनका इस्तेमाल करना। अच्छा जनाब, कोऑर्डिनेटर पे डबल क्लिक करते हैं और ये तमाम इसकी फाइल्स है। मैं इसको यहाँ से Ctrl+X कर लूंगा और इसको बाहर वाली डायरेक्टरी में ले आऊंगा, ऊपर वाली में, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस फोल्डर को। तो ये हमारे पास CIT के नाम से मैंने डायरेक्टरी बनाई है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको ओपन करता हूँ ब्राउजर में जाकर। तो यहाँ पर जाकर मैं लिखता हूँ, डैशबोर्ड मिटाऊंगा, /CIT। बस हो गई। कोड इंजीनियर सक्सेसफुली काम कर रहा है। हमारे पास इंस्टॉलेशन वगैरह जो भी है, हाँ इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, इसको डाउनलोड करा बस। नो नीड फॉर इंस्टॉलेशन क्यों लिखवाया था? चल रहा है आपके पास कोऑर्डिनेटर, शुरू हो गया चलना। अब XAMPP और कोऑर्डिनेटर तो हमने कर लिया। अब हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर भी होना चाहिए जिसके ऊपर हमें काम करना होता है, कोडिंग लिखनी होती है। तो आप लोग ज़्यादातर कौन सा यूज़ करते हैं? सबलाइम। सबसे बेस्ट सबलाइम ही है हमारे पास क्योंकि बहुत लाइट है वो भी। तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ करा करें डेवलपमेंट के लिए। लेकिन आप बोल रहे ब्रैकेट यूज करें भाई, जिसके ऊपर आपका हाथ सेट हो, आप तो मैं तो बोलूँगा आप यूज़ करो, लेकिन सबलाइम रिकमेंड ज़्यादातर करते हैं। अब यहाँ पर मुझे फोल्डर ऐड करवाना है जिसके ऊपर मैं काम करूँगा, ठीक है ना। यानी कि जो फोल्डर हमने CIT का बनाया ना, वो मुझे यहाँ पर ऐड करवाना है क्योंकि उसके अंदर ही मुझे काम करना है। उसके अंदर ही मुझे काम करना है, मेरी पूरी वेबसाइट उसके अंदर ही होगी, ठीक है। अगर मुझे दूसरी वेबसाइट बनानी है तो एक और कोऑर्डिनेटर डाउनलोड करूंगा, उसके अंदर दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। हाँ ठीक है। यहाँ तो आपकी जिप फाइल बनाकर रख ली ना, अब इसको हर जगह एक्सट्रैक्ट करवाकर अलग नाम से एक्सट्रैक्ट कराओ, दूसरी वेबसाइट बनाओ कोऑर्डिनेटर की। सही है। यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू फोल्डर खुद से नहीं करना। जो आप खुद क्रिएट फोल्डर बनाते हो, फिर इंक्लूड का फोल्डर बनाते हो, फिर कनेक्ट का फोल्डर बनाते हो जिसके अंदर सारी फाइल, ऐसा यहाँ कोई सीन नहीं है। यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेटर डाउनलोड करा, अब उसकी जो अब मैं ऐड करवाता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ओपन फोल्डर पे जाता हूँ, HCDocs के अंदर CIT के नाम से बना हुआ है और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर करा देता हूँ। ये देखो, अब ये मेरे पास प्रोजेक्ट ऐड हो गए जो मैंने अब इसके अंदर काम करना है। ये तमाम वही फाइल है जो हमने डाउनलोड करी थी। अब मेरा जो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, इन फाइल्स के अंदर मैं काम करूंगा। किसी भी चीज को अगर समझना है अच्छे तरीके से तो हमें उसकी डायरेक्टरीज का पता होना चाहिए जो लेफ्ट साइड में नजर आ रही है कि ये क्यों है, इस फोल्डर्स में क्या क्या चीजें, इनका किस तरीके से काम होगा। अगर हमें इन बेस का पता चल गया, बेस स्ट्रांग हो गई, तो आगे फिर आप जितना मर्जी चाहो उसमें आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर बेस स्ट्रांग नहीं हुई तो जितना अभी मैं कराऊंगा वही समझोगे, उसके बाद आगे कुछ नहीं कर सकोगे, ठीक है ना। बेस स्ट्रांग कर दिया, आपको बता दी इन इन चीज़ों का क्या काम है। अब कल को अगर कोई ट्यूटोरियल में भी देखोगे और अगर वो बेस नहीं बता रहा, डायरेक्ट अब वो काम करना या प्रोजेक्ट करना सिखा रहा है, तो आप उसको अंडरस्टैंड बड़े अच्छे तरीके से कर लोगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैं तो आपके माइंड को देखते हुए समझा रहा हूँ ना कि किस लेवल के बच्चे बैठे हुए हैं। उसको तो नहीं पता होगा आप किस लेवल के ट्यूटोरियल देख रहे हो, वो तो एक ऐसी बना देगा। तो इस वजह से मैं आपको बेस के ऊपर इतना फोर्स कर रहा हूँ कि क्योंकि मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। अपनी इन तमाम फोल्डर्स को समझ में आना चाहिए कि इनके अंदर ये क्या क्या चीजें हैं सारी। सिस्टम का फोल्डर को आप लोगों ने हाथ नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि सिस्टम को अगर आपने छेड़ दिया तो फिर मैं भी इसको सही नहीं कर सकता। व्हाइट बोर्ड सामने आ रहा है,
ठीक है, सिस्टम को नहीं छेड़ना आप लोगों ने, ठीक है। एप्लीकेशन के ऊपर हम जाते हैं, सबसे पहले सिस्टम को भी समझेंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें, ठीक है, ये तमाम फोल्डर्स के अंदर क्या क्या चीजें, पहले एप्लीकेशन पे। अब मैं जो बताना जा रहा हूँ आप ये नोट डाउन करते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है कैशे का फोल्डर। दिस फोल्डर कंटेन कैशे फाइल्स ऑफ एप्लीकेशन ड्यू टू इंक्रीज प्रोग्रामिंग या इंक्रीज परफॉर्मेंस कर लें। This file contain cache files of application due to increased performance. कैशे फाइल जो कंटेन कर रहा होता है ये वाला फोल्डर, ठीक है ना, ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। अब कैशे फाइल का क्या होता है काम, आपने मिसाल के तौर पे एक पेज को विजिट कर लिया, ठीक है, अब कैशे के फोल्डर के अंदर वो फाइल वो पेज जाकर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप उस पेज को दोबारा, यानी कि इंटरनेट ऑन है, आप उस पेज को दोबारा देखना चाह रहे हो तो वो सर्वर तक नहीं जाएगा, वो पहले कैशे फोल्डर में चेक करेगा, अगर वो उधर को मिल गया वहीं से शो करवा देगा, दोबारा सर्वर पे नहीं जाएगा वो उस पेज को देखने के लिए। बिल्कुल, परफॉर्मेंस तेज हो गई। एक मरतबा जो लोड उठा लिया, दोबारा नहीं उठाएगा उस पेज के लिए वो लोड। क्लियर है, परफॉर्मेंस तेज हो गई। अगर उसमें चेंजेस होंगे तो, अगर हमने एडिटिंग करी है तो वो न्यू पेज शो करेगा या पुराना पेज? देखो, अगर एडिटिंग करी है तब तो लाजमी बात है वो चेंज होगी चीज, वो न्यू पेज शो बिल्कुल वो न्यू पेज लेकर, क्योंकि उसमें चेंजेस हो रही होगी। अगर तो चेंजेस नहीं हुई ना, हमारा पेज सर्वर साइड पे चल रहा है, तो फिर हमारे पास जो है वो दोबारा सर्वर पे नहीं जाएगा। देखो, जब एक चीज ऑनलाइन जब हमारे पास जो ऑफिशियल तरीका होता है ना, अगर हम किसी चीज को मेंटेन करते हैं तो उसको हम लिख देते कि भाई ड्यू टू मेंटेनेंस हमारी वेबसाइट बंद हुई है फिलहाल तौर पे, तो मैं समझ गया तो ज्यादा पहुंच रहे हो, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए बंद हुई है हमारी वेबसाइट। तो उस वक्त तो फिर अगर नहीं भी कर रहा और हमारे पास लाइव वो बंदा चेंजेस कर रहा है कोड के अंदर अपनी, तो वो फिर सर्वर से दूसरा पेज लेकर आ जाएगा जो वो चेंजेस कर रहा है। लेकिन इस दौरान उसकी वेबसाइट को लोड करने में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि वो गलत कर रहा है, मेंटेन भी कर रहा है, साथ में उसने पेज का एक्सेस भी दिया, ओपन भी कर रहा है। फेसबुक तक की वेबसाइट वो रोक देते हैं अगर कोई ऐसी मेंटेनेंस हो रही होती तो, समझ लो कि फिर ये तो फिर अनप्रोफेशनल सी चीज़ है। क्योंकि जब मेंटेनेंस हो रही होती है तो उसके अंदर खदशा ज़्यादा होता है कि आपकी वेबसाइट को कोई भी, यानी कि एक्सेस करने के लिए जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, रास्ते होते हैं, वो खुले होते हैं उस वक्त, ठीक है। बहरहाल एक काम मैं करता हूँ कि मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, उसके बाद तो कैशे समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा फोल्डर है हमारे पास कॉन्फिग का, ठीक है। जितनी भी कॉन्फिग से रिलेटेड फाइल हम क्रिएट करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर करेंगे, और इसके अंदर मौजूद भी हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो हम इन फाइल्स के अंदर चेंजेस करेंगे जाकर, और किस वक्त क्या चेंजेस करनी होगी वो डिपेंड करते हैं कि हम किस चीज़ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है। माइग्रेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डेटाबेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ से चीज़ करेंगे और उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे अभी। तीसरी चीज़ कंट्रोलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर। आपकी एप्लीकेशन का एक्सेस पॉइंट ही कंट्रोलर का फोल्डर होता है, आपकी एप्लीकेशन का एक्सेस पॉइंट, ठीक है, एक्सेस पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन एंड बेसिक पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। अभी बाय डिफॉल्ट एक फाइल इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, जो बिल्ट इन फाइल है, जिसकी वजह से आपके पास जो पेज पे नजर नहीं आ रहा, पहला लिखा हुआ जो नजर आ रहा है ये, तो ये काम हुआ हुआ थोड़ा बहुत, एक फाइल एक पेज बाय डिफॉल्ट बना हुआ है welcome.php का। अच्छा जनाब, उसके बाद कोर फोल्डर है। कोर फोल्डर के अंदर आपके पास बेस फाइल्स, बेस क्लासेस होंगी, ठीक है, कोऑर्डिनेटर की बेस क्लासेस आप जो बनाओगे, अगर कोई ऐसी बेस फाइल अगर आप चाहते हो तो वो कोर के फोल्डर में आएंगी, ठीक है। उसके बाद हेल्पर, अगर आप हेल्पर क्लासेस आप बनाते हो, हेल्पर क्लासेस क्या होती है,
आपके का जो है बनी बनाई फंक्शनलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आप H1 यूज करते हो, ऐसे यूज कर रहे हो तो ना H1, लेकिन अगर मैं हेल्पर क्लासेस का इस्तेमाल करूंगा, एक क्लासेस है, क्लासेस हेल्पर के नाम से क्लासेस होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरह की खुद की अगर कोई बनानी होगी तो आप इस फाइल में बनाकर रखोगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बनी बनाई पहले की मैं उसको आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये चीज हेल्पर की मदद से करना है तो आपने हेडर का फंक्शन के अंदर जो भी लिखोगे वो H1 के टैग के अंदर ही आएगा। आ रही बात समझ में? अगर H2 पे काम करना है तो इसका दूसरा पैरामीटर है कॉमा अलावा 2 लिख दोगे तो H2 चल जाएगा, 3 लिख दो 3 4 5, समझ रहे हो। अब इस तरीके से बहुत सारी हेल्पर क्लासेस है जिनके हेल्पर मेथड्स हैं बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बनाते हो तो वो इस हेल्पर के फोल्डर में रखोगे। ये जो एप्लीकेशन का फोल्डर है ना जिसके अंदर मैं अभी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर आप खुद बनाकर चीजें रखोगे और वो उस जगह पे चीज रखोगे जिस जगह पे आपको वो चीज बैठ रही है। अगर वो इससे रिलेटेड फाइल है तो उधर रखोगे, अगर कोई कोर फाइल है तो कोर के फोल्डर में रखोगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक हुक फाइल है, ठीक है। हुक फाइल हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ काम वगैरह करते हैं, ठीक है। हुक का मैंने इस तरह इस्तेमाल करा नहीं है बहरहाल। लैंग्वेज ये मेरे ख्याल से अभी कोई लेटेस्ट इसमें हुई है, एडिशन हुई है, कोई चीज़ लेटेस्ट हुई है, ठीक है। ज़ाहिर बात है पता नहीं होता 2 मिनट बाद क्या हो जाए। अभी सुबह की वर्कशॉप में फोल्डर नहीं था, अभी जो डाउनलोड कर रहे हैं नया सेटअप क्योंकि उसमें ही आ गए। बहरहाल देख लेंगे इसको भी। लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश, अगर आप कोई न्यू लैंग्वेज ऐड करवाते हो तो वो यहां पर जो है आपने ऐड करनी है, ठीक है। लाइब्रेरीज, बनी बनाई लाइब्रेरीज अगर आपने इंपोर्ट करवानी है या बनानी है, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर रखनी। कैलेंडर बिल्ट इन बने हुए, कैलेंडर टाइम्स वगैरह इस तरह की चीज़, अगर कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी आपने कोई अवेलेबल है आपके पास तो आपने वो यहाँ पर इंपोर्ट करवानी है। इसी तरह लॉग फाइल्स वगैरह यहाँ पर आती हैं। डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी काम होगा मॉडल के डायरेक्टरी के अंदर, मॉडल क्लासेस के अंदर होगा। डेटाबेस से जितना रिलेटेड जितना भी काम होगा, ठीक है, जिसके अंदर आप डेटा को एक्सेस करोगे, माइस्क्ल से डेटा को एक्सेस कर रहे होगे। थर्ड पार्टी प्लगइन्स वगैरह अगर आपको यूज करते हो तो वो इसके अंदर आएगा, थर्ड पार्टी वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। थर्ड पार्टी प्लगइन्स, जो भी प्लगइन्स वगैरह इसके अंदर आते हैं थर्ड पार्टी के फोल्डर में नोट कर लो अपने पास, ठीक है, अगर कोई रिक्वायरमेंट है। फिर व्यूज के अंदर जितना भी डिजाइनिंग से रिलेटेड काम है, जितना भी डिजाइनिंग से रिलेटेड काम है वो व्यूज के अंदर आएगा, ठीक है। तो M फॉर मॉडल, C फॉर कंट्रोलर और V फॉर व्यूज। व्यू सुनते हुए दिखने में भी लग रहा है कि आपको कोई व्यू हो रही है कोई चीज, ठीक है। तो जो भी आपकी ग्राफिकली काम होगा वो व्यूज के अंदर काम आएगा। हाँ, उसके बाद एप्लीकेशन के बाद आती है सिस्टम की बारी। सिस्टम के अंदर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे वही फोल्डर है जो वहां मौजूद है, ठीक है। कोर के अंदर कोर फाइल कोऑर्डिनेटर्स की मौजूद है, कोर फाइल्स कोऑर्डिनेटर की मौजूद है, लेकिन इसको आपने हाथ नहीं लगाना। डेटाबेस के अंदर डेटाबेस के ड्राइवर्स वगैरह तमाम मौजूद होंगे डेटाबेस के फोल्डर के अंदर। फोन के अंदर फोन पड़ेगा हमारे पास। हेल्पर क्लासेस जो बिल्ट इन बनी बनाई है, जिसको मैंने एक में हेडर को इस्तेमाल करके दिखाया, वो इसके अंदर ही कहीं ना कहीं होंगी। HTML हेल्पर, समझ रहे हो। फिर फॉर्म हेल्पर, इस तरह बहुत सारी हेल्पर है आपके पास। सिक्योरिटी हेल्पर, ईमेल हेल्पर, यानी कि अगर आपने इन हेल्पर क्लासेस का इस्तेमाल करना है तो इनको पहले एक्सेस करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है, उसके बाद ये इस्तेमाल में आती है, डायरेक्ट नहीं चलती हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इनको ऑन करते हैं। उसके बाद लैंग्वेज, जैसे कि वहां पर इंग्लिश थी यहाँ पर भी इंग्लिश ही है। और लाइब्रेरीज वगैरह अगर आपने यहाँ पर कोई इंपोर्ट करवानी है तो यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद ये जो लाइब्रेरीज हैं, अब इसके अंदर आप देखो बहुत सारी लाइब्रेरीज रखी हुई हैं। उधर तो खाली था लाइब्रेरीज का फोल्डर, लेकिन यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो कैलेंडर, कार्ट, शॉपिंग कार्ट वगैरह की तमाम बनी हुई चीजें रखी हुई हैं, जस्ट आपने इनको इस्तेमाल करना है। सर ये बुक का यहाँ पे बोल रहा है एक्सटेंडिंग द कोर। क्या चीज? कोर का जो फोल्डर है ना, कोर
पूरे कोड की फाइल के अंदर आप एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। हाँ कोर की फाइल तो, लेकिन इसको छेड़ना नहीं फिलहाल, अभी नहीं छेड़ना। कोर फाइल्स को हमने फिलहाल नहीं छेड़ना अभी, क्योंकि कोर फाइल वो फाइल है कि अगर आपने छेड़छाड़ कर दी तो फिर जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर दी, क्योंकि आप अभी उसको हैंडल नहीं कर सकोगे। अभी बेसिक लेवल में बात कर रहा हूँ। बहरहाल तो लाइब्रेरीज में आपके पास बनी बनाई तमाम चीज़ें रखी हुई जिनको आपने एक्सेस करना है। यूज़र गाइड के अंदर आपके पास यूज़र मैनुअल होता है जिसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। या आपने CIT में जाना है, यूज़र गाइड पे जाएंगे और ये index.html पे जाएंगे तो यहाँ से आप A to Z तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, इंस्टॉलेशन से लेकर एंड तक। व्यू क्या है, मॉडल क्या है, यूजिंग कोऑर्डिनेटर लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरीज। आ रही बात समझ में कि अगर मैंने भी कोई बात गलत कर दी तो आप यहाँ से देखकर उसको करेक्शन कर सकते हो। इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल ये वेबसाइट है जिसके ऊपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसकी है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा कि किसी के ट्यूटोरियल देखने से बेहतर आप यहीं से पढ़ें। बेसिक तो इतना मैं आपको बता ही दूंगा कि आपको जो है समझ में आ जाएगी कहानी। अच्छा जी, अब बात आती है कि हम कुछ इसके ऊपर अब एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं अपना। ठीक है, अब पूरी बेसिक डायरेक्टरी का आपको पता चल चुका है, अब आपको इससे अवेयरनेस हो चुकी है। आपके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये कि आप लोग बिल्कुल ही अननोन हो उससे। सबसे पहले मुझे यहाँ पर करना क्या है कि मैं यहाँ से एप्लीकेशन में जाऊँगा और एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बनाऊँगा, क्योंकि एक्सेस पॉइंट हमारा कंट्रोलर है। मैंने जैसे कि बताया कि जिस तरह कि आप www.abc.com करते तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वाला पेज खुलता है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोलर जो मैं बताऊंगा वो वाला कंट्रोलर खुलेगा। हम एक एप्लीकेशन के अंदर एक से ज़्यादा कंट्रोलर भी बना सकते हैं। कंट्रोलर बनाने का तरीकेकार क्या है उसको देख लेते हैं। हमने राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, अब कंट्रोलर हकीकत में आपके पास क्या है, एक क्लास है। कंट्रोलर क्या होगी आपके पास, एक क्लास होगी जिसके अंदर आप बहुत सारी फंक्शनैलिटी कर दोगे और उसका फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको यूज कर रहे होगे। आप व्यू में जाओ और यहां से सिंटैक्स आप हमारे बहुत सारे होते हैं, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट प्लेन टेक्स्ट हुआ हुआ है। ठीक है, आप इसको यहां से PHP कर दो। ठीक है, आप डिफरेंट सिंटैक्सेस, क्योंकि सबलाइम वगैरह बहुत सारी C वगैरह बहुत सारी चीज़ों के हम जावा वगैरह कोडिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं। क्योंकि हम PHP यूज़ करें तो मैंने PHP का इसका जो है फॉर्मेट कर दिया। हम PHP का टैग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, अब उसके बाद क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास, और क्लास का नाम मैं रख देता हूँ मिसाल के तौर पे होम। अब जिन्होंने जावा पढ़ी हुई है उनको कुछ मिलती जुलती चीज़ लग रही होगी, जिन्होंने PHP नहीं पढ़ी हुई या C# पढ़ी हुई है तो उनको मिलती जुलती कोई चीज़ लग रही होगी, और जिन्होंने PHP भी पढ़ी हुई, दोनों चीज़ें पढ़ी हुई तो उनको दोनों चीज़ें समझ में आ रही होगी। PHP के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ कर रहे हैं। सही है। अब हमारे पास क्योंकि हम MVC का इस्तेमाल कर रहे हैं और MVC के अंदर बाय डिफॉल्ट कोर फाइल्स मौजूद है। ठीक है, तो हम इसको जब भी कंट्रोलर बनाते हैं, जब भी कंट्रोलर क्लास बनाएंगे उसको हमेशा हम एक्सटेंड्स कराएंगे CI_कंट्रोलर से। ठीक है, तो तभी इसको कंट्रोलर कंसीडर करेगा। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, और मैं इसका नाम लिख देता हूं home.php। ये इन्वर्टेड कॉमा में रखने की वजह, हाँ, अच्छा सवाल है। इन्वर्टेड कॉमास में हम क्यों रखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपका नीचे से फाइल टाइप हुई हुई है SQL, ठीक है, अगर आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा ना इसको, तो ये इस SQL को यूज नहीं करेगा। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने जो चीज यूज करी उसी को कंसीडर करेगा ये। आ रही बात समझ में? तो इस वजह से बेस्ट प्रैक्टिस यही है आपकी कि आपने डबल कोड के अंदर आप लिखोगे तो सिर्फ उसको एज ए स्ट्रिंग समझेगा और यही फाइल को फॉर्मेट बना देगा। अक्सर आप फाइल सेव करवाते हो .html .txt में सेव हो रही होगी जाकर, तो वो इस वजह से मसला आता है। अगर आप डबल कोड के अंदर लिखोगे तो इस गलती का अंदेशा नहीं आएगा। और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम हर वो काम करें जिससे कम से कम गलती हो, क्योंकि हमारे कोड में वैसे बहुत गलतियाँ होती हैं।
तो उन कोडों पे, उन गलतियों पे ध्यान दें या इन गलतियों पे ध्यान दें? ठीक है, तो जहां बचत हो सकती है वहां से हमें बचना चाहिए। ठीक है बेटा। और इसके अंदर क्लास है, तो क्लास के अंदर जाहिर बात है एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक वॉइड आएगा। क्यों आएगा? PHP पे काम कर रहे हैं, फंक्शन आएगा। हाँ, फंक्शन नहीं आएगा क्या? हाँ, तो फिर क्यों बोला वॉइड? वो आदत की हो गई। अच्छा जी, पब्लिक फंक्शन, और मैं एक इंडेक्स के फंक्शन बना देता हूं। अब इसका एक स्टैंडर्ड है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है। वो क्या है? जब भी अपने क्लास का नाम रखना है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, लेकिन जो फंक्शन का नाम होगा वो स्मॉल से स्टार्ट होगा। अब छोटा बड़ा कर लो, कोई मसला नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड ये है। तो जावा में भी यही था। ठीक है। उसके बाद फंक्शन में मैं जस्ट इको करवा देता हूं। हम हेलो अपडेट करा देते हैं। ठीक है। और यहां पर जाते हैं हम। अब देखो CIT, अब इसको एक्सेस करने का तरीकेकार क्या है? CIT के बाद वैसे तो हम index.php वाला पेज चलता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना? तो इतना लाजमी लिखना है आपने। सही है, इतना लाजमी लिखना है आपने। ये तुम्हारा फोल्डर का नाम है जिसके अंदर, इसके अंदर एक index.php फाइल है। इसको हटाने का भी तरीकेकार है जो मैं आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी इसको लिखना लाजमी है। अब स्लैश करके अपने अपने कंट्रोलर का नाम लिखना है जो हम कंट्रोलर यूज कर रहे हैं। तो कंट्रोलर का नाम क्या है मेरे पास? होम। जस्ट होम को चलाएंगे तो उसके अंदर जो हमारा बाय डिफॉल्ट इंडेक्स का मेथड होगा वो चल जाएगा। मैं इसको H1 के अंदर कर देता हूं। कौन सीढ़ियां बजा रहे हैं? सर लेकिन सर यहाँ पे आपने वो कंट्रोलर जो डायरेक्टरी है, कंट्रोलर के जो फोल्डर में आप वो नहीं दिया, आपने सिंपल स्लैश लगा के। यही तो बात है, सिक्योरिटी टूल्स यही तो काम कर रहे हैं। MVC पे जब भी काम करते हैं हमने जस्ट कंट्रोलर का नाम देना होता है, डायरेक्टरी नहीं देनी पड़ती। नहीं। अब डायरेक्टरी वाला सीन नहीं है कि इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर है। जो डायरेक्टरी उठकर आ रही होगी ना, तो ये अब ये इसके बैकएंड का काम है, इसका इसने खुद कंट्रोल करना है कंट्रोलर ने। अब कंट्रोलर क्लास एक्सटेंड जो कराया है वो क्या काम कर रही है? समझ रहे हो? सही सही। सब कुछ वो हम कर रहे हैं तो फिर हम इसी पे काम कर लेते हैं, फिर हम MVC क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है। अब अगला बंदा ये समझेगा ये शायद फोल्डर आपकी फाइल का नाम है, लेकिन अभी तक तो मैंने फाइल बनाई नहीं है। हमने सिर्फ कोड लिखा है सिंपल, और एक फंक्शन को प्रिंट करवाया फंक्शन के अंदर से। अभी तो हम व्यू पे गए ही नहीं है। आ रही बात समझ में? अब एक कंट्रोलर के अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये होम का है, और होम के बाद ये मैं बना देता हूं अबाउट का। अब यहां मैं लिख देता हूं अबाउट। तो सिंपल हम यहां पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखो अगर खाली आप होम लिखो या होम के बाद आप मेथड का नाम लिख दो, ठीक है? ASP के अंदर में से एक्शन मेथड कह रहे होते हैं, ठीक है? यहां पर हम नॉर्मल मेथड ही कह रहे होते हैं इसे। तो देखो इंडेक्स लिखा हुआ है, कोई फाइल का एक्सटेंशन वगैरह हमने नहीं लगाया अभी, ठीक है? और कभी हम लगाएंगे भी नहीं इसके अंदर, क्योंकि हमेशा कॉल करने का तरीका यही है। एक्सेस पॉइंट मैंने बता दिया कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स वाला मेथड चला रहे तो इंडेक्स वाला चले, अबाउट वाला चला रहे तो अबाउट वाला चला दो, ठीक है? अब डिजाइनिंग भी तो शो करवानी है ना, व्यू भी शो करवाने, तो हम इस मेथड को रिडायरेक्ट करेंगे उस वो इंडेक्स वाले देते हैं। व्यू के ऊपर अपने। जो हम व्यू बनाएंगे ना अभी, उसको हम इस मेथड के अंदर रिडायरेक्ट करेंगे। समझ रहे हो? तो हमारे पास कोई अगर पहुंचता भी है ना हमारी फाइल के अंदर, तो वो डायरेक्टरी या रूट के थ्रू पहुंचता है।
ठीक है, लेकिन इसका इधर तो ऐसी कोई कहानी ही नहीं है। अगर मेरी फाइल का नाम चेंज कर दूं, कुछ भी फाइल का नाम हो सकता है मेरी, मैं तो यहाँ से रीडायरेक्ट कराऊंगा ना एक्शन मेथड से। सर ये मैंने यहाँ वो जावा ट्यूटोरियल है ना, उसकी वेबसाइट पे उनकी पीडीएफ की फाइल होती है पड़ी, हाँ लेकिन वो आप उसको खरीद ही सकते हो। हाँ मैंने गूगल क्रोम में और सामने आपकी जो डायरेक्टरी खुलती है उसके अंदर इंस्पेक्ट हाँ। करने पे, तो वो करने पे मैंने पूरी डायरेक्टरी फॉलो की, लेकिन मुझे वो फाइल नहीं मिली। वो यही काम हो रहा था। हो सकता होगा, देखना पड़ेगा ये किस चीज़ से बनी हुई है वो। एमवीसी ज़्यादातर यूज़ करते हैं बैंक वाले, बैंक जहाँ पर सिक्योर काम चाहिए उन्हें, वो एमवीसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहले वो एएसपी का इस्तेमाल करते थे, अब वो एमवीसी पर आ चुकी चीज़। एएसपी भी सिक्योर थी, तो जाहिर बात है अब एक चीज ट्रेंड जब एमवीसी का चला तो पीएचपी वाले भी एमवीसी ले अपने अंदर, नो बोला भी हम भी सिक्योर बन जाए, हम क्यों, समझ रहे हो। अच्छा जनाब, अब मैं बात करता हूँ यूआरएल की। हमारे पास जो यूआरएल राउटिंग है, तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, होम आ गया और उसके बाद एक्शन मेथड आ गया। हमारे पास मेथड होते हैं, पैरामीटराइज मेथड भी होते हैं, याद है आप लोगों को। मिसाल के तौर पे मैं एक मेथड बनाता हूँ और मैं यहाँ मेथड बना देता हूँ, मिसाल के तौर पे आपका कुछ भी बना दूँ, किस नाम से बनाऊँ मेथड, मिसाल के तौर पे यहाँ पर चलो वर्ल्ड के नाम से मैंने बना दिया और उसके आगे मैं पैरामीटर एक पास कर रहा हूँ, डॉलर नेम। PHP है, डेटा टाइप की जरूरत नहीं है, सही है। और मैं नीचे जाकर यहाँ पर लिख देता हूँ इको, और H1 के अंदर ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेलकम, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ वेलकम नेम, और नेम के बाद मैं उसका वेरिएबल को कॉल कर लेता हूँ डॉलर नेम, ठीक है। यहाँ पर जाकर अबाउट की जगह में क्या लिखता हूँ, वर्ल्ड। एरर आ गया, क्या बोल रहा है, टू फ्यू आर्गुमेंट्स फंक्शन होम वर्ल्ड, बोल रहा है कोई आर्गुमेंट होना चाहिए इसके आगे। तो आर्गुमेंट देने का तरीका स्लैश करने के बाद मैं यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर दूँ, ठीक है। कोई मसला है यहाँ तक बेटा। स्लैश करके हम आर्गुमेंट भी पास करते हैं और मेथड का नाम भी दे सकते हैं। अब ये लेवल है, पहला कंट्रोलर की जगह है, उसके बाद एक्शन मेथड की जगह है, तीसरी जगह पैरामीटर की जगह है, सही है। ये तरतीब है, ठीक है। और अगर आप इसको इस तरह नोट भी कर लो अपने पास तो वो अच्छा आसानी रहेगी। मिसाल की तरह पहले आएगा लोकल होस्ट, उसके बाद जो भी आपकी डायरेक्टरी होगी, मिसाल के तौर पे मेरे पास CIT है, उसके बाद index.php, उसके बाद कंट्रोलर का नाम, उसके बाद मेथड, और उसके बाद पैरामीटर। ये तो कंट्रोलर का नाम index.php रहेगा हमेशा। index.php ही रखेंगे। हाँ, इसको आप कंट्रोलर क्लास कहते हैं, इसको आप कंट्रोलर मेथड कहते हैं, और आगे फिर पैरामीटर। वैसे अगर मल्टीपल पैरामीटर्स हो तो स्लैश लगाना ही चाहिए। क्लियर है यहाँ तक बात। अच्छा, अब मैं इसका एक फ्लो आपको समझाता हूं। इसको देखो, जब फाइल आती है ना आपकी इंडेक्स की, मिसाल के तौर मैंने इस पेज को एक्सेस करा है,
index.php मेरे पास एक फाइल है, ठीक है। सबसे पहले वो राउटर के पास जाएगी, ठीक है। हमारे पास राउटिंग इंजन होते हैं MVC के अंदर जो हमारे पास URL को चेक करता है और आगे लेके जाता है कि क्या ये चीज मौजूद है हमारे पास या नहीं। असल में ये राउटिंग क्या है, ये राउटिंग इस URL को पढ़ रहा है, ठीक है। पढ़ने के बाद अगर कैशे में मौजूद है, पहले पेज एक्सेस हो चुका है, तो यहीं से पेज को उठाएगा, यहीं प्रिंट करवा देगा, ठीक है। और अगर मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी अप्लाई करेगा। पहले सिक्योरिटी अप्लाई करने के बाद कंट्रोलर के पास जाएगा, होम कंट्रोलर, अकाउंट कंट्रोलर, जो भी कंट्रोलर हमने बनाया हुआ है। उसके बाद अगर डेटाबेस से रिलेटेड काम है तो मॉडल के पास जाएगा, मॉडल से दोबारा कंट्रोलर में आएगा। अगर कोई लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी उठाएगा, हेल्पर क्लास को यूज हुई है तो हेल्पर क्लास के फोल्डर में आएगा, हेल्पर क्लास उठाएगा। प्लगइन को यूज होगा तो प्लगइन के फोल्डर जो हमने पढ़े हैं सारे, उधर से प्लगइन उठाएगा। और स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्टिंग वगैरह कोई और स्क्रिप्ट लगी हुई तो उठाएगा, कंट्रोलर पर आ जाएगा दोबारा। जब तमाम चीजें कंट्रोलर पे लेकर आ जाएगा, फिर कंट्रोलर इनको व्यू में पास करेगा, ठीक है। और फिर व्यू से कैशिंग में जाएगी, और कैशिंग से फिर वो पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। असल में MVC काम किस तरीके से कर रही होती है मैं आपको समझाता हूं। जो MVC का काम करने का तरीकेकार है ना, हमारे पास होता है 3 चीजें। चाहे किसी भी लैंग्वेज में आप MVC पे काम करो, यही तरीकेकार है। यह हमारे पास है कंट्रोलर, ये है मेरे पास मॉडल, और ये है मेरे पास व्यू। मेरे पास रिक्वेस्ट है इस कंट्रोलर की, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर अगर सिर्फ एक्सेप्ट मेथड है और उसके अंदर कोई चीज प्रिंट हो रही है या कोई काम हो रहा है तो वो वहीं से रिटर्न कर देगा, आगे जाएगा ही नहीं। जिस तरह के अभी हम कर रहे हैं काम, हमने इतना ही करा काम अभी तक, इंडेक्स के अंदर इको करवा रहे हैं, वहीं से वापस जा रहा है वो, आगे तो कहीं भेजा नहीं ना उसको, ना मॉडल में ना लाइब्रेरी में, कहीं नहीं भेजा, यहीं से वापस जा रहा है। लेकिन MVC कंप्लीट जो होता है वो किस तरीके से होता है कि अगर मैंने मिसाल के तौर पर डेटाबेस में कोई काम हुआ है और वो डेटाबेस से डेटा उठा रहा है, तो वो जाएगा मॉडल के फोल्डर में, मॉडल की फोल्डर में जाएगा, और हमने जहां जो कोडिंग करी होगी उस डेटाबेस फैच करके उठा लेगा, ठीक है। डेटा लेने के बाद वो दोबारा कंट्रोलर के पास आएगा, ठीक है। डेटा लेकर आगे कंट्रोलर में, फिर कंट्रोलर उस डेटा को व्यू पे दिखाएगा, टेबल के अंदर दिखाना है या आपको डिव्स के अंदर दिखाना है या किस तरीके से खूबसूरती से दिखाना है आपको डेटा को। इधर तो जैसे इको करेंगे तो ऐसे ब्लैंक लिखा हुआ है, लेकिन हमें बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर चलाना है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट पर चलाना है, वो डेटा रिस्पॉन्सिव आए तो वो फिर सारा काम व्यू में होगा। यानी कि कंट्रोलर एक ब्रिज है जो कि मॉडल का डेटा व्यू पे दिखा रहा होता है। अगर कंट्रोलर नहीं होगा तो हम डायरेक्टली व्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, ना डायरेक्टली हम मॉडल को एक्सेस कर सकते, बिकॉज कंट्रोलर इज अ एक्सेस पॉइंट ऑफ योर MVC एप्लीकेशन, एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो इसके अंदर और भी चीजें भी लेगा, वापस कंट्रोलर पर आ जाएगा और एंड में व्यू पर आएगा, ठीक है। समझ में आ रही कहानी? तो MVC यही है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें, जो कॉन्सेप्ट है इसका यही है। अब इसके अंदर राउटिंग है, राउटिंग जो मैंने बताया URL को पढ़ रहा है, वो काम करने का तरीकेकार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर वो वाला सीन नहीं है कि इस फला फोल्डर के अंदर ये वाला फोल्डर है, इसके अंदर ये फोल्डर है, इसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। यहाँ पर इस तरह ये चीज़ें नहीं उठाता, ठीक है। और यहाँ पर इमेज को यूज़ करने का भी तरीका वैसा नहीं है कि कंटेंट के फोल्डर के अंदर या एसेट के फोल्डर के अंदर आपने इमेजेस रख दी और एसेट के फोल्डर के अंदर इमेजेस है, तो इस तरीके से काम नहीं करेगा, इसका तरीके का थोड़ा डिफरेंट है। बहरहाल जहाँ तक सबकी बात समझ में आ रही है, MVC समझ में आ रही है क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर किस तरीके से आपस में अटैच हो रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, समझ में आ रही चीज़ें बेटा? अच्छा जनाब, अब बात करते हैं, अभी हमने बात कर ली कंट्रोलर की, अब हम बात करते हैं व्यू की, सही है।
कि मुझे इस कंट्रोलर को व्यू के साथ अटैच करना है, कि मैं कंट्रोलर कॉल करूं और व्यू में कोई फाइल बनी हो तो व्यू की फाइल चल जाए। अब वो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले मैं जाऊंगा व्यू के फोल्डर में, ठीक है, और इधर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं और इधर मैं मिसाल के तौर पे मैं बना लेता हूं अबाउट, मैं इस फाइल का नाम रखता हूं, मैं इसको सेव करता हूं व्यू के अंदर, अबाउट .php, डबल कोट में लिखो नहीं लिखो, ठीक है, वो आपने देख ली, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। about.php के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी। PHP की फाइल में HTML तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर HTML को बेसिक टैग बना दिया, ठीक है, और यहां पर अब हमने अबाउट लिख दिया और लिख देता हूं यहां पर मैं H1 के अंदर दिस इज मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया, ऐसे ही कंटेंट लिख दिया थोड़ा सा। असल काम क्या है, ये पेज मुझे कहां से चलाना है? मैं ये बोल रहा हूं, जब इस अबाउट वाला एक्शन मेथड को कॉल करें ना तो वो अबाउट वाला पेज चला दे, हाँ, व्यू वाला पेज चला दे। तो अब इसको लोड कराना पड़ेगा। यहाँ पर लोड कराने का तरीकेकार क्या है कि हमने डॉलर लिखने के बाद दिस लिखना है। दिस जावा में भी पढ़ा था हमने, हम क्या कर रहे होते थे, दिस का मतलब क्या होता है? हाँ बताया, ये इसको कनेक्ट करता है। हाँ हाँ बोले, नहीं 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 नहीं, और कोई? सर दिस मतलब खुद को रेफर कर रहे हैं, क्लास को अपने मेथड को रेफर कर रहे हैं। देखो हमारे पास जावा में जो कॉन्सेप्ट था ना, दिस का मतलब ये होता था कि दिस करंट क्लास का ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा होता है, कि मैं दिस डॉट करता ना तो उस क्लास की फील्ड्स वगैरह मेथड वगैरह वो आ जाते थे। यहाँ पर दिस पूरे एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पूरे वो वाले पेज, हाँ, पूरी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी कोई चीज़ मैं एक्सेस कर सकता हूँ इसकी मदद से, जो भी चीज़ एक्सेस लेवल में मौजूद है, ठीक है। तो दिस के बाद मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन लगाना है, क्योंकि PHP मैंने आपको, आपने देखा होगा शायद आपकी बुक के लास्ट सेशन के अंदर, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो किसका वजह क्या होता है फूल बजने में? समोसे सर, समोसे। हम तो कह नहीं रहे कुछ। अच्छा बहरहाल दिल नहीं चाह रहा भी, वरना प्लेंटी लगा देता है। अच्छा, दिस के बाद हमने लोड करना होता है। अब लोड हम कोई सा भी फोल्डर लोड कर सकते हैं, ठीक है, हम मॉडल को भी लोड कर सकते हैं, व्यू को भी लोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी व्यू की बात कर रहा हूं। मैंने लिखना है व्यू और इस डबल कोड के अंदर मुझे उस व्यू का नाम लिख देना है। तो व्यू का नाम क्या है मेरे पास? अबाउट, बस नाम लिखना है, एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये लोड क्या है सर? लोड आपके पास इसको लोड करवा रहा है, इस व्यू को लोड करवा रहा है। मतलब लोड मेथड है आपके पास देखो, यहां पर एक तरह से हम प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी है ना, देखो प्रॉपर्टी है क्योंकि इसके आगे पैरामीटर तो लगे नहीं है, एक तरह का एट्रीब्यूट कह सकते हैं या प्रॉपर्टी कह सकते हैं। जिसके आगे पैरामीटर लगे तो वो मेथड होगा, ठीक है ना। तो लोड हमने कराया और यहां पर जाने के बाद मैं अबाउट वाले पेज को एक्सेस करता हूं। अब ये एक्शन मेथड का नाम लिख रहा हूं मैं। तो व्यू पे जो हमने कोडिंग करी थी वो आ गई। मिसाल के तौर में इसका नाम रीनेम कर देता हूं ताकि थोड़ी कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। व्यू के अंदर मैं लिख देता हूं अबाउट, ओहो न्यू नेम देना हमने, रीनेम करना, हाँ अबाउट, अबाउट इसको मैसेज का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। यहां पर आता हूं अबाउट अंडरस्कोर मैसेज,
तो सेम अबाउट पे हमारे पास वही पेज प्रिंट शो हो रहा है। तो यहाँ ये काम किया, वो कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट की, कंट्रोलर ने हमें उस कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन मेथड था, मेथड कौन सा हमने यूज करा है, अबाउट के अंदर ये वाला व्यू कॉल हो रहा है, और व्यू कौन सा कॉल हो रहा है, अबाउट अंडरस्कोर मैसेज के नाम से जो व्यू बनाया हुआ है। तो पेज तो असल में अबाउट अंडरस्कोर डॉट मैसेज के नाम से, अबाउट अंडरस्कोर मैसेज के नाम से पेज है, लेकिन शो तो यहाँ नहीं हो रहा कुछ भी ऐसा। आ रही बात समझ में? अब किसी को क्या पता हमारा पेज किस नाम से बना है पीछे? डायरेक्टरी में तो हम भेज नहीं रहे ना उसे, फंक्शन से ही हमने उसको रीडायरेक्ट करवाया है। क्लियर है चीज? अब आप एक पेज पे एक से ज्यादा दफा भी व्यू को कॉल करवा सकते हो एक मेथड के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं इसको कॉपी करता हूं, 2-3 मरतबा कर दिया मैंने इसे, तो ये 3 मरतबा व्यू यहाँ पे चल जाएगा। अब इसकी जरूरत पड़ती क्यों है? अब इसकी जरूरत बेटा उस जगह पे पड़ती है, मिसाल के तौर पे आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, एक प्रोजेक्ट, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने 3 लोग हो, आपने बोल दिया भाई तुम वेट, आप लोगों ने डिसाइड कर लिए बैठ के, पूरी अलाइनमेंट कर लिए बैठ के, इतना हिस्से का हेडर आएगा, इतने का फूटर आएगा, इतने हिस्से में ये वेट हाइट, आपने अलाइनमेंट उसकी कर ली उसकी, क्योंकि पहले एक वेबसाइट का डिजाइन अलाइनमेंट वगैरह बनाते हो ना, एक प्लान बनाते हो उसका, वही बात कर रहा हूँ ना। तो आपने जब खुद से भी कस्टमाइज बनानी तब भी आपने ऐसे ही करना होता है। तो मिसाल के तौर पे आपने इसको बोला यार तुम जो है ना फूटर बना लेना, तुम जो है वो हेडर बना लेना, और आप जो वो बीच का कंटेंट आप बना लेना, साइड बार वगैरह आप बना लेना, ठीक है। तो अब हर बंदा अपना अपना काम करेगा, जाकर घर पे जाएगा, अपने व्यू की फाइल बनाएगा और व्यू के अंदर हेडर की कोडिंग करनी शुरू कर देगा, एक बंदा फूटर की कोडिंग करनी शुरू कर देगा, उसके अंदर जो जो भी पार्टीशन वगैरह बनाने होंगे, सर्च का ऑप्शन बनाना है नहीं बनाना, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करने शुरू कर देंगे। अब वो होता ये है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि आपने देखो 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि बेसिक, एक होता है डिजाइनर, एक होता है डेवलपर, और एक होता है बिजनेस लॉजिक जो डेवलप कर रहा हो, बिजनेस लॉजिक बना रहा होता है। तो डिजाइनर ने आपको वो तमाम पेजेस तैयार करके दे दिए, अबाउट, फूटर वगैरह वटेवर जितनी पेजेस है एप्लीकेशन डिजाइन करके दे दिए, ठीक है। डेवलपर ने डेवलपमेंट करी मॉडल के अंदर, जितना भी डेटा वेटा फैच करें, डेटाबेस डेवलपमेंट वगैरह करी सारी, और बिजनेस लॉजिक जो क्रिएट कर रहा है वो इसके अंदर इस अबाउट के फंक्शन के अंदर यूज करेगा कि मुझे कौन सा पेज किसके साथ अटैच करके दिखाना है। मिसाल के तौर पे अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। मैं 2 पेजेस बनाता हूं यहाँ पर व्यू के अंदर। मैं यहाँ एक बनाता हूं header.php के नाम से, और एक न्यू फाइल बनाता हूं, ओहो इधर नहीं, footer.php को। सही है बेटा? कुछ मुंह में रखा हुआ है क्या पीछे तुम्हारे? हाँ ऐसे ही मुंह है। हाँ अच्छा अच्छा, बहरहाल अब हमें सबसे पहले करना क्या है कि मैं यहाँ पर जाता हूँ हेड के अंदर, HTML बनाए, बॉडी तक तो सही है, फूटर मुझे दूसरे, तो फूटर में यहाँ पर एंड करूँगा, यहाँ मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। चलो हेडर यहाँ से उठाया और फूटर यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एंडिंग यहाँ पर होगी मेरी वेबसाइट की, हेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब मिसाल के तौर पर मैंने अपना काम यहाँ करना शुरू कर दिया, मैंने H1 के अंदर लिख दिया एप्टेक गुलशन, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर एक लाइन खींच दी मिसाल के तौर पे HR, ठीक है बेटा। फूटर में आए और यहाँ पर मैं फूटर का टैग के अंदर फूटर का काम करना शुरू कर देता हूँ। कॉपी राइट रिजर्व, ठीक है, और यहाँ पर हम कॉपी की एंटिटी लगा देते हैं, ठीक है। अब मुझे इसको, जो मेरे पास अबाउट का पेज ऑलरेडी बना हुआ है, दिस इज पेज अबाउट.php, इस पेज के साथ अटैच करना है।
ठीक है, तो अब मैं करता क्या हूँ, मैं भले यहाँ से भले ये हटा देता हूँ, ये फूटर और हेडर तो वहां से उठा कर ले आएगा। मैं इधर आता हूँ होम के अंदर, ये जो अबाउट है ना, इसके ऊपर जाकर हेडर अटैच कर देता हूँ, और नीचे फूटर। अब मैं अबाउट वाले पेज पे जाता हूं, तो तीनों पेजेस को मर्ज करके इसने एक ही पेज के अंदर दिखा दिया। आई कुछ कहानी समझ में? हाँ, यहाँ पे ये फड्डे रहते हैं ना कि भाई यही प्रोजेक्ट बना रहे, सारी चीज इसी के पास मौजूद है, सही है, और इस बंद करना तो वैसे भी नहीं होता, नाम डाल देते हैं, बेचारा जो कर रहा है उसको बदनाम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जाते हो, प्रैक्टिकली जब आप काम कर रहे होते हो, तो इन चीज़ों को इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि हम PHP के अंदर इंक्लूड इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको इंक्लूड से करवाया, ठीक है। तो इंक्लूड वाला काम यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ा आसान है। क्लियर है यहाँ तक सबके बात? और क्या करें, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, एक चीज हमारे पास ये है कि हमारे पास ये किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं ये इंडेक्स की फाइल, index.php, ठीक है। ये अच्छा नहीं लगता कि यहाँ index.php, अगर मैं इसको हटाता हूँ और अब चलाता हूँ, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड दे रहा है, तो ये हमें यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पर इसको हटाने का तरीक़ेकार क्या है कि हमारे पास ये कॉन्फ़िग का फाइल है, कॉन्फ़िग की एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िग की फाइल होती है हमारे पास। हमने इस कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर जाकर कुछ चेंजेस करनी होती है। हमने कॉन्फ़िग में जाना है और यहाँ पर ऑटो लोड पे जाना है। ऑटो लोड पे नहीं, कॉन्फ़िग पे जाएंगे, बल्कि कॉन्फ़िग पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास index.php लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, और रिक्वेस्ट अंडरस्कोर URI लिखा हुआ है, इसको मैं कर दूंगा ऑटो। तुम्हें कैसे पता ऑटो होगा? ठीक है, तो अब चलाकर देखते हैं, इसको हटाकर चल जाएगा? अभी नहीं चल रहा। तो इसके लिए हमें एक फाइल को जो है चेंजेस करनी पड़ती है एक फाइल के अंदर। इसकी एक स्क्रिप्ट है जो हमें लगानी पड़ती है, उसका तरीक़ेकार क्या है वो हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर CID का फोल्डर है ना मेरे पास, यहाँ पर मुझे एक फ़ाइल ऐड करनी होगी, ठीक है। वो कौन सी फाइल है मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर, इस फाइल को मुझे .htaccess के नाम से सेव करवाना है अपनी बेस डायरेक्टरी में, रूट डायरेक्टरी में, और इसके ऊपर एक कोड आता है। वो कोड क्या है, मैं आपको जो है वो कोड इंटरनेट में आराम से अवेलेबल हो जाता है। अगर आप जाकर नेट पे लिखो तो हाउ टू रिमूव index.php इन कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर मिसाल तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास हाँ ये सही है कोड, ठीक है। इफ मॉड्यूल्स, ठीक है। यहाँ से आपने इस कोड को जो है कॉपी करें आप से, और इसको मैं यहाँ पर जाकर पेस्ट करता हूँ, और इस फाइल को मैं कहाँ सेव करूँगा, अपनी रूट डायरेक्टरी में, CID के अंदर डायरेक्ट जाकर, ठीक है। और यहाँ पर जाकर इसको मैं सेव कराऊंगा .htaccess, और इसको मैं सेव करवा देता हूँ। htaccess सेव करवा दी, और अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, चल गया, ठीक है। तो ये तरीकेकार है index.php
हटाने का। आप इसके साथ अगर आप इंडेक्स डॉट पीएचपी के साथ भी एक्सेस करोगे तब भी चल जाएगा और बगैर भी चल जाएगा। दोनों में चलेगा, ठीक है। अगर आगे हम लोग होम वगैरह नाम लिखे तो वह एलार्म आएगा, उसमें क्या चल रहा है, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। इधर जैसे होता है ना बाय डिफॉल्ट, जैसे वो इंडेक्स कॉल करता है बाय डिफॉल्ट क्या? सर, बाय डिफॉल्ट वो डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स का पेज ही चलाता है, हाँ, तो वो किस तरीके से होगा यहाँ पे? वो भी चीज़ है, वो राउटिंग की सेटिंग्स में होती है चीज़, वही चीज़। देखो हर चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन है, हर चीज़ की इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं हम जिसको कॉन्फ़िगर, अब मैं आपको जो कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर दिखाया है ना, रास्ता वो दिखाया है इसलिए कि आपने इसके अंदर जो भी चीज़ें चेंजेस करनी है वो आप इस फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे। लेकिन जो मैं 2-4 चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन करके आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपके दिमाग में अब जितने भी मजीद सवाल होंगे आप पहुंच जाओगे अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ से कोऑर्डिनेटर एंड नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है, समझ लो। अच्छा जी, अब बात आती है डेटाबेस की। डेटाबेस की बच्चे ने बोला थोड़ा करवा, डेटाबेस को कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस को करने के लिए हमारे पास, हमने देखो कंट्रोलर देख लिया, व्यू देख लिया, अब लास्ट में क्या बचा? मॉडल, ठीक है। तो मॉडल को देख लेते हैं अब हम। देखो ना मॉडल को, बैठा हुआ तुम्हारे सामने यार, देखते नहीं हो तुम लोग, क्यों वाली मॉडल नहीं हो तुम? हाँ, अच्छा जनाब, कॉन्फ़िग के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर होगा मॉडल के नाम से, नजर आ रहा है, ये रहा। बाय डिफॉल्ट के अंदर index.html की एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, जो कि हमारे को कोई एरर शो करवा रहा होता है। हमने यहाँ पर मॉडल के अंदर जाकर एक मैं न्यू फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर उस फाइल को हमने यूज करना है मजीद आगे काम करने के लिए। लेकिन इस पे काम करने से पहले मुझे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, सही है। अब डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है इसको देख लेते हैं। दोबारा कॉन्फ़िग में जाएंगे और यहाँ पर database.php पे आएंगे। पहले इधर आए थे ना कॉन्फ़िग में, अब database.php पे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें लगी हुई है, हमने कोई यहाँ पर कनेक्शन वगैरह MySQL_connect वगैरह का फंक्शन यूज़ नहीं करना। MySQL_connect वगैरह यूज़ करते थे ना आप लोग, वो यहाँ पर हम यूज़ नहीं करना। यहाँ बाय डिफॉल्ट फील्ड्स यूज़ हुई हुई है। यूज़र नेम हम क्या रखते हैं? रूट। पासवर्ड नहीं होता। डेटाबेस मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस सुबह की वर्कशॉप में बनाया था। अब आप मुझे बता दो, अगर बना लेते हो सारे तो ठीक है, मैं दोबारा से बना लेता हूँ। नहीं बना सकते तो मैं बनाकर दिखा देता हूँ। मैं दिखा देता हूँ कि क्या बनाया हुआ है। आपने SQL ऑन नहीं करा हुआ। अटेंडेंस ले ली इनकी? क्यों? हाँ हाँ, और क्या है बोल लो? पिक्चर भी चाहिए, देनी है? अच्छा, अभी मंगवाते हैं कैमरा। और अच्छा बेटा, ये बुक्स के नाम से मैंने डेटाबेस बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज ऐड हुई में। एक डेटाबेस का नाम बुक्स है, जिसके अंदर टेबल भी बुक के नाम बुक्स के नाम से बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यूज क्या रखी हुई है वो देख लेते हैं हम। 2 आईडी है, ठीक है, ये ऑटो जनरेटेड है, दोनों इंटीजर टाइप की है, नेम और ऑथर, ठीक है। नेम के 2 वैल्यूज ऐड है। अगर आपको न्यू डेटाबेस बनाना है तो न्यू पे जाते हैं, देख लो बेटा, यहाँ डेटाबेस का नाम लिखोगे, कुछ भी नाम लिख दो डेटाबेस का, मैं ऐसी डमी बना रहा हूँ। क्रिएट पे जाओ, टेबल का नाम लिखते हैं, टेबल का नाम लिख दो, कितने कॉलम बनाने, 2 3 4 वो यहाँ पर लिखो, गो कर दो। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बच्चे पीछे सेमेस्टर्स के हैं। और यहाँ पर आपने डेटाबेस का नाम लिखना होता है, जहाँ पर उनकी टाइप डिफाइन करनी होती है। इसको आईडी को ऑर्डर इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ से गो कर देंगे और आपके पास डेटाबेस बन जाएगा। जब डेटाबेस बन जाता है तो उसके अंदर आपने क्या करना होता है? डेटा इंसर्ट करना होता है। तो इंसर्ट करने का तरीकेकार क्या है कि आपने डेटाबेस पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं बुक्स के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर आपके पास इंसर्ट का बटन होता है। जब आप इस टेबल पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ऊपर एक इंसर्ट का बटन आ जाएगा। आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप इसको ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PHP और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
ऑटो इंक्रीमेंट आईडी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो ऑथर का नाम हमारे पास ये आ चुकी। अब हमने इस डेटा को उठाकर कहाँ शो करवाना है, अपने डेटाबेस में। तो हमारे पास यहां पर डेटाबेस का नाम क्या है, बुक्स। इसके बाद ये तो हमने सेटिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने आगे जो काम करना होता है वो ये करना होता है कि डेटाबेस ऑटो लोड पे जाएंगे। और असल में होता क्या है बेटा, कि यहां पर ऑटो लोड लाइब्रेरीज लिखी हुई और इजिकल्स टू एरे है। हमें ना हर चीज को लोड करवाना होता है हमारे पास। हमने यहां पर जो है लाइब्रेरीज जो इस्तेमाल करनी है वो हमें ऐड करवानी है। अभी इस वक्त हम डेटाबेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो मैं डेटाबेस की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करूंगा। एक चीज याद रखिएगा, पैकेज के आगे नहीं लिख दिएगा, लाइब्रेरी के आगे लिखिएगा डेटाबेस, ठीक है। लाइन नंबर 61 में होगा, ये गौर करिएगा। अच्छा जनाब, अब हमने एक फाइल बनाई थी, इस फाइल को मैं सेव करवाता हूं मॉडल के अंदर। बुक डॉट PHP। PHP का टैग लगाते हैं। हमें डेटा एक्सेस करवाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर ना। तो यहां पर सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे। मैं क्लास का नाम दे देता हूं, मिसाल के तौर में क्लास का नाम यहां पर रख देता हूं बुक। और अब ये मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास जो एक्सटेंड होती है वो होती है CI_model। अब ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो बनता है ना इसका, वो इस तरीके से बनता है। फंक्शन लिखते हैं, डो अंडरस्कोर लगाते हैं, कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं कंस्ट्रक्टर पे काम नहीं कर रहा, तो मैं कंस्ट्रक्टर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन का नाम मैं रख दूंगा गेट बुक। एक्सेस स्पेसिफायर में पब्लिक लिख देता हूँ उसके साथ। अच्छा जनाब, तो इसका अल्टरनेटिव यूज समझ में आ गया। यानी कि अगर किसी को MySQL नहीं आता तो, क्योंकि यहां पर हमने अलग तरीके से काम करना है, ठीक है। क्यूरीज का इस्तेमाल नहीं करना। क्यूरी अब सेलेक्ट की सेलेक्ट के अंदर होगी, फ्रॉम को मेथड के अंदर पास हो रही होगी, पैरामीटर के अंदर क्यूरी वगैरह। उसके बाद स्पेलिंग वगैरह की अगर मैं मिस्टेक करूँ ना तो देख लेना। अगला काम क्या करते थे, MySQL_query के अंदर क्यूरी को आगे फॉरवर्ड करते थे PHP के अंदर। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे इस तरह करते थे ना, MySQL_query, ऐसे ही करते थे। तो इसका अल्टरनेटिव हम कोऑर्डिनेटर में क्या काम करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं क्यूरी का, जिसके अंदर मैं लिखूंगा दिस DB और वो गेट। अब ये गेट फंक्शन क्या करेगा, इसका काम ये है कि टेबल जो क्यूरी चल रही है ना, इस DB के अंदर जो मैंने टेबल को फेच करवाया है, वो यहां से गेट कर ले उसका डेटा। और डेटा गेट करने के बाद वो कहां रख दे, क्यूरी के अंदर रख दे। ये इसकी जिम्मेदारी है। अब तीसरी चीज क्या होती थी, फेच करवाना एरे की मदद से लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते थे, MySQLi या MySQLi, जाहिर बात है यूज होता है। मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे MySQL लिख दिया, फेच एरे, ये फंक्शन यूज होता था। और इसके अंदर वो फेच होता था वेरिएबल जो क्यूरी जहां पर जा रही होती थी क्यूरी रन होगा। तो इसका अल्टरनेटिव यहां पर क्या यूज होगा,
डॉलर क्यूरी, जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया ना डॉलर क्यूरी, रिजल्ट अंडरस्कोर एरे, और इसको इस पूरे इस यानी कि इसको हमें रिटर्न करवाना होगा, क्योंकि मेथड के अंदर है तो मेथड ये रिटर्न करेगा, इस पूरी क्यूरी को मेथड रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा? उस तमाम डेटा को यहां पर एरे की मदद से रिटर्न कर देगा। अब मैं जहां पर भी गेट बुक का फंक्शन चलाऊंगा वहां पर ये क्या करेगा? हमारे पास उस डेटा को फैच करके लेकर आ जाएगा। ठीक है, अब जाते हैं हम कंट्रोलर के अंदर। जाहिर बात है अब हम नए सिरे से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने अब मॉडल एक डेटाबेस बनाया है, मॉडल क्लास बनाई, मॉडल क्लास के अंदर हमने डेटाबेस को गेट करने का काम करा। अब कंट्रोलर पे जाएंगे, लॉजिक बिल्ड करेंगे, फिर डेटा को मर्जी वहीं पे शो करवा दूं या व्यू में पास करके शो कराऊं, ये हम पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, नहीं यहाँ नहीं आएंगे, आ जाएंगे यहाँ कंट्रोलर में जाएंगे हम। कंट्रोलर में जाने के बाद यहां पर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूं, मिसाल के तौर में बनाया तो फाइल स्टोर के नाम से मैं फाइल बनाता हूं, STORE store.php के नाम से मैं फाइल बना देता हूं। यहां पर मैं ph की फाइल बनाता हूं, यहां पर मैं क्लास बनाता हूं, क्लास का नाम मैं लिख देता हूं स्टोर, एक्सटेंड किससे करूंगा? CI_ कंट्रोलर। याद हो गया तुम लोगों को यार? अच्छा जी, उसके बाद एक एक्शन मेथड बना लेते हैं हम, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा डॉलर दिस। मैंने आपको एक चीज बताई कि दिस पूरी एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा होता है। जावा में सिर्फ उस क्लास के लिए यूज होता है, लेकिन यहां पर पूरी एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। यानी कि मुझे इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी चीजें अगर उनके अंदर मेथड एट्रीब्यूट वगैरह को एक्सेस करना है तो दिस के थ्रू करूंगा। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन यहां पर डॉट का काम कर रहा है, जो यहां पर हम डॉट का काम करते थे, तो मुझे यहां पर दिस और लोड करवाऊंगा। उस वक्त मैंने क्या लोड करवाया था? व्यू, क्योंकि हम व्यू पे काम कर रहे थे। इस वक्त मॉडल लोड करवाऊंगा क्योंकि हम मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो मॉडल, और मॉडल के अंदर क्लास कौन सी हमें करनी है? बुक। बुक के नाम से क्लास बनाई भी हमने। जिस तरह हमने व्यू लोड करवाया था, मॉडल लोड करवाते हैं, लेकिन मॉडल के अंदर डेटा है और डेटा किसी मेथड के अंदर बना हुआ है, तो हमें मेथड बताना पड़ेगा। एक से ज्यादा मेथड भी हो सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह बहुत सारा काम होता है ना। अभी तो मैं सिर्फ फैच कर रहा हूं, तो सिर्फ हमें मेथड का नाम डिस्क्राइब करना यहां पर जरूरी है। तो उसका तरीकेकार क्या है? और वो मेथड रिटर्न क्या कर रहा है? एरे की शक्ल में डेटा रिटर्न कर रहा है, ऐसा ही है। तो हमें एक एरे वेरिएबल यहां बनाना पड़ेगा, जो कि यहां पर हम डेटा, एक बिल्ट इन वेरिएबल है जो कि एरे के तौर पे काम कर रहा होता है, और इसका हम एक नाम रख देते हैं, जो कि मैं यहां पर कुछ भी रख सकता हूं। मैं यहां पर रिजल्ट नाम से रख देता हूं। अब ये डेटा एक ऐसा वेरिएबल है जो कि डेटाबेस से टेबल जो भी डेटा आता है वो बाय डिफॉल्ट डेटा एक बिल्ट इन वेरिएबल है जिसके अंदर जाकर सेव हो जाता है। अब किस तरीके से सेव होगा? यहां से मैं इसको सेव करवाऊंगा डॉलर दिस। अब दिस क्या करे, कहां जाए? दिस जाए बुक वाली क्लास में जो लोड करवाइए ऊपर, उसमें जाए, और उसमें जाने के बाद फंक्शन चलाए गेट अंडरस्कोर बुक वाला। जैसे ही वो मेथड चलेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू को, रिटर्न करवाने के बाद रिजल्ट के अंदर सारी वैल्यू को डाल देगा। ये रिजल्ट आपने नाम दिए अपना डिफाइंड है, कस्टम डिफाइंड है। बिल्कुल, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट यहाँ क्या, यहाँ तुम्हारा नाम क्या है? तो ये पूछ रहा है कस्टम डिफाइंड आप कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और डेटा प्री डिफाइंड है। डेटा बिल्कुल। भाई ये है तुम्हारे अब्बू का नाम जो चेंज नहीं कर सकते, ये तुम्हारा नाम है, जो भी रख दो, सही है।
अच्छा जनाब, अब हमें करना क्या है कि डेटा को रिजल्ट के अंदर आ गया, प्रिंट करवाना है, तो इको करवाते हैं। और इको करवाने के बाद मैं यहीं पे प्रिंट करवा रहा हूं, मैं फिलहाल अभी व्यू पे नहीं भेज रहा, तो मैं लिखूंगा प्रिंट। क्या हुआ? क्लास है यहाँ पर, उधर ले लो, उधर ले लो, क्लास खाली है सारी, लैब 3 में ले लो। वैसे भी मैं अभी क्लास लेने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, डॉलर डेटा और वो वेरिएबल यहाँ कॉल करवा लेंगे जो ऊपर हमने जिसका डेटा रखा हुआ है। 2 वर्कशॉप हुई, सुबह भी दिया, अभी भी दिया, हालत हो गई बुरी। तुम लोग तो बड़े मजे से बैठे हो ना। ठीक है, अब चला कर देखते हैं, ठीक है, कि चल रहा है या नहीं चल रहा। हमें बेइज्जती ना करा दे हमारी। कंट्रोलर का नाम क्या है? बिल्कुल इसने एक्यूरेट वो दिखाया जो हम बुक में नजर आ रहा होता है हमें। मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर सेव हो रहा है डेटा, क्योंकि रॉज एंड कॉलम की शक्ल में डेटाबेस में सेव हुआ हुआ है, आईडीज और कॉलम की शक्ल में। अब इसको मैं एक काम ये करता हूं, हमारे पास एक मैंने आप लोगों ने HTML जो बच्चे सबने पढ़ी है HTML, उसके अंदर हमने बोल रहे थे कि अगर आपको कोई कोडिंग लिखनी है तो कोडिंग के लिए हम एक एलिमेंट यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? एक प्री का एलिमेंट यूज करते हैं हम। मैं इसको इको करके इस जो भी कोड आ रहे हैं ना, इसको मैं प्री के अंदर बंद कर दूं। प्री का मतलब प्री फॉर्मेटेड, यानी कि जो कोड जिस तरीके से नजर आना चाहिए वो उसको उस तरीके से दिखा देगा। अब देखो बेटा, पहली रो के अंदर 3 कॉलम्स हैं, 1 वैल्यू HTML, और यहां पर ये देखो, पहली रो 0, दूसरी रो 1, तीसरी 2। पहला कॉलम आईडी, दूसरा कॉलम नेम, तीसरा ऑथर। PHP के अंदर एसोसिएटिव एरे भी होते थे, इंडेक्स एरे भी होते थे, याद होगा आप लोगों को। एसोसिएटिव मतलब क्या होता था कि जिसका इंडेक्स कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो, और इंडेक्स कौन सा होता है जिसको 0 1 हो। तो ये दोनों का मिक्स हुआ हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। जो रॉज है वो हमारे पास इंडेक्स एरे से दी हुई है, जबकि एसोसिएटिव एरे से हमने उसके कॉलम्स दिए हुए, और वो आपके पास यहाँ पर डेटाबेस से काम। अब ये हुआ बताऊं क्या है, कंट्रोलर में है, कंट्रोलर से मॉडल में है, मॉडल से कंट्रोलर में है, यहीं पे नजर आ गया हमारे पास डेटा। यहां तक बात समझ में आ रही सबको? अच्छा जनाब, अब हमें क्या करना है, इस डेटा को जो कंट्रोलर में मैंने दिखा दिया, कंट्रोलर से व्यू में जाकर दिखा दे, ताकि हमारी एक चीज कंप्लीट हो जाए। सही है ना? तो मैं यहां पर गया, यहां पर गया, अरे कहाँ जा रहा हूं मैं, कहाँ जाना है हमने? व्यूज में जाना है। हाँ, कौन सी शॉर्ट की सीखी है स्पेसिंग के लिए? टैब दबाते हैं, टैब दबाते हैं। सबलाइन यूज नहीं करा, सबलाइन करोगे बहुत मजा आएगा, आसान, बहुत लाइट है। मिसाल के तौर पर आप इसको अभी बंद करोगे, ये वहीं से खुलेगा जहां से आपने काम छोड़ा था। नहीं, जिस तरह नोटपैड प्लस प्लस पे भी वैसे ही खुल जाता है, इसके अंदर भी वैसे ही खुल जाता है, जितने टैब्स खुले हुए वहीं से खुल जाएगा। और ना ड्रीमवर की तरह लोडिंग में स्प्लैश स्क्रीन पहले लोड होगी। नहीं, सेफ साथ में करते रहना है, लेकिन लाइट है बहुत। मकसद ये कि जितने टैब खुले हुए उतने टैब ही खुले हुए नजर आएंगे आपको। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसको सेव करना है व्यूज के अंदर, और मैं व्यूज के अंदर इसको सेव करता हूँ डेटा के नाम से, या किसी नाम से, डिस्प्ले के नाम से शो कर देता हूँ। चलो, display.php के नाम से मैं व्यूज में फाइल सेव कर देता हूँ।
इस वक्त मुझे करना क्या है, ये काम हो चुका है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। store.php के अंदर मुझे ये काम, अब मुझे यहाँ नहीं देखना, मुझे ये कहाँ देखना है, व्यू में। तो मैं यहाँ व्यू लोड करवाऊंगा, दिस लोड व्यू। व्यू के अंदर क्या आ जाएगा, डिस्प्ले। मैं यहां पर जाता हूं, बिल्कुल स्टोर में जाकर मैं एंटर करता हूं, डेटा गायब हो गया क्योंकि डिस्प्ले वाले पेज पे ले आया मैं। बिल्कुल डिस्प्ले वाले पेज में अभी तक कुछ भी नहीं है। तो यहां पर आता हूं मैं, और डिस्प्ले के अंदर मैं यहां लिख देता हूं अबाउट, यहां डिस्प्ले। ठीक है, तो देखो डिस्प्ले वाला पेज हमारा आ चुका है। अब हमें करना क्या है कि डिस्प्ले से डेटा उठाकर व्यू में शो करवाना है। अब यहां पर समझने वाली बात है, एक बिल्ट इन वेरिएबल है, एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। हमने यहां पर बिल्ट इन वेरिएबल पास करवाना है। उस व्यू के, जब व्यू पे जा रहा होगा ना, तो बिल्ट इन वेरिएबल के साथ डेटा लेकर चला जाएगा वो व्यू पे। ठीक है, ये व्यू पर आ गए। अब व्यू पे आने के बाद डेटा को शो करवाना है। मिसाल के तौर मैं यहां पर लिख देता हूं, ये बुक्स कैटालॉग के नाम से मैंने पेज बना लिया। ठीक है, अब यहां पर मैं PHP का कोड स्टार्ट करता हूं, और यहां पर मैं करवाता हूं इको। अब इको में करवाऊंगा डॉलर रिजल्ट। डॉलर रिजल्ट क्या था जो मेरे पास, मैं इसको दिखाता हूं। ये देखो, जो बिल्ट इन वेरिएबल था उसको हमने पास करवाया, उसके अंदर जो हमारे पास यूजर डिफाइंड वेरिएबल था उसके थ्रू डेटा डिस्प्ले होगा। यहां पर डेटा को इधर उधर घुमा रहे सही बात करी इसने। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर रहे हो अकेले, तब तो आपको कोई फील नहीं होगा। लेकिन अब आपके ग्रुप में 10-12 लोग हैं ना, हर चीज डिवाइड कर देंगे ताकि गलती किसी की होगी तो पता चल जाएगा ये पोर्शन इसका था, इसने यहाँ गलती करी है। वरना अगर एक बंदा, 2 बंदे काम कर रहे हो, 3 कर रहे होते एक साथ, सर उसने गलती करी थी, उसके काम में इसने मसला कर दिया, मैंने इसको फाइल बना कर दी, इसने मसला कर दिया। समझ रहे हो? इसके अंदर ये चीज नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो अब मैंने कोडिंग कर दी ना डेटाबेस की, डिजाइनर वाला मेरा कोड थोड़ा ना छेड़ेगा, ना बिजनेस लॉजिक वाला मेरा कोड छेड़ेगा, ना कोई और मेरा डिजाइनिंग का कोड छेड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो हर काम उसके काम के मुताबिक उसको दे दिया जाएगा और उसको फोल्डर बता दिया जाएगा कि आपने बस काम ये दे देना है। तो कोई किसी के काम में ना इंटरफेयर करेगा, ना किसी का ब्लेम जाता है, और काम तेज हो जाता है। समझ लो, ये चीज एक मरतबा करो, 2 मरतबा करो, तीसरी मरतबा आपको मजा आने शुरू हो जाएगा और आप बोलोगे मुझे इसके अलावा कहीं और काम करना नहीं है। और सॉफ्टवेयर हाउस में तभी इसको अप्रोच कर दी गई है, क्योंकि इसके ऊपर काम, हम मिसाल के तौर मैंने इसकी क्लास बनाकर सेव करा ली सारी चीजें। अब मैं अगली मरतबा इस मॉड्यूल को यूज करूंगा, पैकेज के तौर पे इस्तेमाल कर लूंगा, या लाइब्रेरी बना दूंगा इसको कल को इंपोर्ट करवाऊंगा, जैसे यूज करूंगा। बहरहाल अब रिजल्ट के ऊपर मिसाल के मुझे 0 वाली वैल्यू देखनी है। 0 पे मेरे पास नेम रखा हुआ है, तो यहां पर जाकर मैं रिफ्रेश करता हूं। लेकिन ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि हमारे पास अच्छी अप्रोच समझी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि अगर मेरे 50 लाइन का डेटा हो तो मैं 50 को क्या प्रिंट करवाऊंगा? बिल्कुल, तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? ठीक है, फॉर ईच लूप। एरे से डेटा को फैच करने के लिए हम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं।
करा है किसी ने फॉर ईच लूप का इस्तेमाल? कैसे होता है? मैं इसको हटाता हूं यहां से, मैं यहां लिखता हूं फॉर ईच। 2 मिनट में काम का हो जाएगा। फॉर ईच के अंदर हमने करना क्या है, मेरे पास रिजल्ट एज, और मैं यहां पर रॉ के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूं, ठीक है। इधर उल्टा चलता है, इधर उल्टा चलता है। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल से इधर लिखते हैं सीधे, आप तो उल्टे आप इंटीजर और कोई वेरिएबल बनाते हैं, इसका डेटा जा रहा होता है, ठीक है। डॉलर रॉ, और यहां पर मैं सबसे पहले आईडी शो हो जाए, डॉलर रॉ नेम, डॉलर रॉ एड्रेस। क्या तुम्हारे घर का एड्रेस लिखा है यहाँ पर क्या? हाँ, एड्रेस कहाँ से आ गया? ऑथर, ठीक है। अच्छा सवाल है, इको भी करेंगे। देखो ना दिमाग चल रहा है तुम लोगों का, यानी कि मेरा बंद हो रहा है, तुम लोगों का चलना स्टार्ट हो रहा है। चलो किसी का तो चल रहा है। रॉ से पहले डॉलर भी है। रॉ से पहले वाली लाइन में पकड़ रहे हो, अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त। पता चल रहा है यानी कि कुछ सीखा है बैठ के, अच्छी बात है, यानी कि पैसे वसूल है मेरे। हाँ अच्छा जी, अब यहाँ पर चल के इसको रिफ्रेश करते हैं तो डेटा सारा आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम टेबल में बनाओ या कुछ भी करो, मैं यहाँ पर इको करवाता हूं, और यहां पर मैं जो है ना लाइन ब्रेक करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करते हैं हम? एक BR यहां लगा देता हूं, मैं हर लाइन के बाद लगा देते हैं ताकि जो है ना एक सीक्वेंस में नजर आ जाए। क्लियर है? तो पहला आईडी आ गई, पहले आईडी आ गई, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास, ठीक है, फिर दूसरे का डेटा आ गया, फिर तीसरा डेटा आ गया। सही है बेटा? अब इसके अंदर रूट फंक्शंस आप लोग सीखो, इंसर्ट कैसे करते हैं, इधर से अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, फैच करना तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको आप टेबल के अंदर फैच कर लो, कहीं भी फैच कर सकते हो, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह ताला अगर आपने इस पर 1-2 दिन लगा दी, सिर्फ 1-2 दिन लगाओ, एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाओ, CV में लिख दो कोऑर्डिनेटर आता है, खत्म बात। आता भी होगा, प्रोजेक्ट बना लो कोई छोटा मोटा, कोई इतनी वीडियोस ट्यूटोरियल पड़े हुए, करो काम आए करो, कहीं फंसो तो बता देना, मेरे पास आ जाना, मैं कर लेंगे बैठ के रिजॉल्व से, ठीक है बेटा।